वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ़ 10t इक्वल्स टू 1/3। सेक टी फाइंड करना है जबकि 10t 1/3 है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में इक्वल्स टू सेक थीटा। तो क्योंकि यहाँ tan t की वैल्यू दी है हम पुट कर सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, tan थीटा की जगह हमने लिखा तो ये हो जाएगा 1 + 1/9 रूट में 9 1 9 और 1 10 इक्वल्स टू √10/3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट P and S are on same side of line segment QR। एक लाइन सेगमेंट है QR और पॉइंट PS सेम साइड में है लाइन सेगमेंट QR के, मतलब कि अगर P यहाँ है तो S भी इसी साइड होगा। सच दैट एंगल PQR इक्वल्स टू 90। अब एंगल PQR 90 है तो यानी कि अगर हम P यहाँ बनाते हैं तो ये PQR 90 होगा। अब P यहाँ है तो S यहाँ होना पड़ेगा और SRQ भी 90 है तो यहाँ अगर S बनेगा तो SRQ इज़ 90। ऑल्सो PQ इक्वल्स टू SR। PQ इक्वल है SR के, ये S है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इन स्टेटमेंट्स में हमें PQR और SRQ दिख रहा है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, एक PQR ये वाला ट्रायंगल और एक SRQ ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हैं। हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल से देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम ये PQR ट्रायंगल लेते हैं और SRQ लेते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स में PQ इक्वल SR गिवन और QR दोनों में कॉमन साइड है, साथ में एक एंगल भी इक्वल है गिवन है। यहाँ पे एंगल Q इक्वल एंगल R है, एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल 90 डिग्री और साथ में QR इक्वल QR विच इज़ कॉमन साइड ऑफ बोथ। इसलिए ये हो गया ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRQ। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हुई यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस टर्म। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये A³ + B³ + C³ - 3AB के फॉर्म में दिख रहा है। चलिए लिख लेते हैं इनको वेरिएबल्स के फॉर्म में, A³ + B³ + C³ - 3ABC अपॉन A² + B² + C², A² + B² + C² माइनस AB - BC - CA। तो यहाँ पे A³ + B³ + C³ - 3ABC का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पता है ना। अरे तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, पता करो। फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ कि A³ + B³ + C³ - 3ABC के ये 3 फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। एक A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - CA। दूसरा 1/2 A + B + C A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। और तीसरा A + B + C A + B + C का होल स्क्वायर -3AB + BC + CA। तो यहाँ पे तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि A³ + B³ + C³ - 3ABC की जगह अगर हम ये लिख दें यानी कि A + B + C और A² + B² + C² - AB - BC - C। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जिसको ये तीनों फॉर्मूले आते हैं वो ज़्यादा बेहतर और इजीली जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए और फिर ये सोचना भी आना चाहिए कि इनमें से हमें कौन सा अप्लाई कर देना है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। A² + B² + C² - AB - BC एंड -CA। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचा, A + B + C। यहाँ पे हमारा ये A है, ये B है, ये C है, तीनों को ऐड कर लेते हैं यानी कि 8.3 9.2 6.1 3 2 5 6 और 9 9 18 5 23। सो द आंसर इज़ 23.6। तो ये क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए इजी है, बाकी बच्चों को करने में ये मुश्किल लग सकता है, खासकर एग्जाम हॉल में तो और ज़्यादा। अगर इसको नॉर्मल तरीके से बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत लेंदी हो जाएगा।
Now next question is the pie chart given below shows the expenditure in percentage of Aditya. The monthly income of Aditya is this. तो एक पाई चार्ट है जिसमें आदित्य की मंथली इनकम टोटल पहले तो ये बता दी है, और उसमें इस पाई चार्ट में शो किया हुआ है कि फूड में वो कितना स्पेंड करता है, ट्रांसपोर्ट में कितना स्पेंड करता है, रेंट में कितना स्पेंड करता है, मिसलिनियस और फ्यूल में कितना स्पेंड करता है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच डज ही स्पेंड इन रुपीज़ ऑन फूड। तो बताइए कि वो फूड में कितना स्पेंड करेगा इन रुपीज़ में, परसेंटेज में दिया, हमको रुपीज़ में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ईजीएस्ट अप्रोच ये रहती है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि उसकी इनकम 100% है, मतलब जो भी उसको मिलता है वो तो उसका 100% है ना, यानी कि 100% की वैल्यू क्वेश्चन में 54,000 दी हुई है। तो यहाँ से अगर 100% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 54,000 अपॉन 100। अभी ये 1% की वैल्यू है और हमें बताना है फूड में कितना स्पेंड किया, तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग फूड में 23% स्पेंड किया, तो 2 × 23 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 540 × 23। अब देखिए हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 × 3 = 12, तो लास्ट में 20 होना चाहिए आंसर में, लास्ट में 20 इन दोनों आंसर्स में है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये 54 है, 54 मीन्स 9 की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सम ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 सो द होल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 549 होता है जो कि 9 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर जो आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं इजीली कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है। इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन है तो इन दोनों को देख लेते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहला आंसर ये, तो ये 9, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं बिना पूरा मल्टीप्लाई किए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. With that amount he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain in rupees? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगे, रेशो मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगे, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगे, 100 मान के भी हो जाएंगे। तो मैं तीनों ही बता देती हूँ। सबसे पहले मानो कि माधव ने कुछ आइटम परचेज़ किया, हमने माना कि लेट अस सपोज कि उसने 100 रुपीज़ का कुछ परचेज़ किया एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, और उसको 20% लॉस में बेचा, मतलब उसके 80% में बेचा। कैसे भाई 20% लॉस में बेचा, मतलब 100 की चीज़ थी और उसमें 20% लॉस हुआ, यानी कि उसके 80% में बेचा उसने, तो 80% में बेचा, यानी कि उसको कितने मिले, 80 रुपीज़ मिल गए। उससे विथ दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। तो इस पैसे से उसने एक और आइटम परचेज़ किया और उसको 30% गेन में बेचा। 30% गेन में बेचा मतलब 100 का तो है ही, उसको और 30% में बेचा, यानी कि 130 में बेचा। तो इसका 130%, तो कितना होगा 13 8 ज़ा 104, यानी कि इनिशियली उसके पास 100 रुपीज़ थे और अब उसके पास 104 रुपीज़ हैं। तो उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 104 माइनस 100 इज़ 4 अपॉन 100 इंटू 100, 4% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में चीज़ 100 नहीं दी थी, 100 तो हमने मानी है। क्वेश्चन में दिया था 42,000, तो 42,000 का 4%, 0 से 0 कैंसिल, इंटू 4, 4 2 8 और 4 4 16, 1680 इज़ द आंसर। अब मैं इसको करने के लिए एक दूसरा तरीका बताती हूँ। पहले उसको 20 का लॉस हुआ, यानी कि -20, फिर उसको 30 का गेन हुआ, यानी कि +30, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 2 600 अपॉन 100। तो हम देखेंगे कि उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 0 से 0 कैंसिल, 30 में से 20 गए तो 10 माइनस 6 और दिस इज़ 4, यानी कि उसको ओवरऑल, और ये पॉजिटिव में मीन्स उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 4% का। तो हम जस्ट सिंपली 42,000 का 4% निकाल लेंगे। ये हमने कैसे किया, अगर किसी को लॉस हो A% का और मान लेते हैं उसको प्रॉफिट हो B% का, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, -A + B, और प्लस माइनस क्या होगा, -AB अपॉन 100, है ना। दूसरा, अगर उसको प्रॉफिट हुआ A% का और वहीं B% का प्रॉफिट हुआ दूसरी बार, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, A + B, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, +AB अपॉन 100। तो इस तरीके से हम
चाहे उसको दोनों बार प्रॉफिट हो, एक बार लॉस हो, एक बार प्रॉफिट हो, या एक बार प्रॉफिट हो, एक बार लॉस हो, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। एक और मेथड देख लेते हैं, रेशो मेथड। तो पहले उसको 20% का लॉस हुआ है, देन 30% का गेन हुआ है। तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 20%, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 1/5। मतलब ये इनिशियली इतने का था और उसको लॉस हो गया इतने का। मतलब कोई चीज़ 5 रुपये की थी, उसमें 1 रुपये का लॉस हो गया, तो वो कितने की हो गई है, 4 की। फिर उसके बाद एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%, और उसने उसको 30% गेन में बेचा, सेल किया। तो 30% मीन्स क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0 कैंसिल। मतलब इनिशियली कोई चीज़ 10 रुपीज़ की थी और उसमें गेन हुआ और 3 रुपीज़ का, यानी कि इनिशियली 10 की थी और देन 10 + 3 13 की हो गई। तो हम यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। 5 10s of 50 और 13 × 4 इज़ 52। मतलब कोई चीज़ पहले 50 की थी, देन 52 की हो गई। मीन्स कितना प्रॉफिट कितना प्राइस बढ़ा, 2 का प्रॉफिट अपॉन CP × 100%। में देखें तो 5 2 10, यानी 4%। तो हम बस 42,000 का 4% निकाल देंगे, विच इज़ 1680। बाकी अगर नॉर्मल तरीके से करना है तो क्या होगा कि माधव ने आइटम परचेज़ किया 42,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 42,000। देन उसको सेल किया 20% लॉस में, मतलब 80% में उसको बेच दिया। अब जो अमाउंट आएगा तो उससे उसने एक और आइटम परचेज़ किया एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%, और उसको 30% गेन पे सेल किया, मतलब उसके 130% पे बेचा। तो यहाँ पे उसका ओवरऑल गेन बताना है। तो 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल, मतलब कि 420 × 8 × 30। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 43680। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने रुपीज़ में ही आंसर निकाला, हम परसेंट पे गए ही नहीं। तो 43680 उसके पास अब हैं, पहले उसके पास थे 4200। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितने का हुआ है इन रुपीज़ में, 1680। सो दिस इज़ द आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 years ago प्राची वॉज 4 times as old as her daughter was at that time। मतलब एक प्राची है और उसकी डॉटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 years ago प्राची वॉज 4 times as old as her daughter। तो 7 years ago की बात है, यानी कि -7, 7 साल पहले। तो जो प्राची की एज थी, मतलब P - 7 इज इक्वल्स टू 4 times as old as her daughter was at that time। तो उसकी डॉटर के 4 टाइम थी, यानी कि उसकी डॉटर में भी 7 माइनस करेंगे, 7 साल पहले की बात है। ये नाउ है, प्रेजेंट की एज। फिर है 4 years from now, अब से 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद की बात है। प्राची विल बी 2.5 times as old as her daughter would then be। मतलब कि प्राची की जो एज है वो, यानी कि प्राची + 4 इज इक्वल्स टू 2.5 times, यानी कि 2 1/2 एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड बी देन। उसकी डॉटर तब जितनी होगी, यानी कि D + 4। तो ये है, मतलब प्राची की प्रेजेंट एज अगर हमने P मानी, उसकी डॉटर की D मानी, तो 7 साल पहले, यानी कि P - 7 इज इक्वल्स टू 4 times उसकी डॉटर की एज के। और 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी कि P + 4 इज इक्वल्स टू 2.5 times उसकी डॉटर की एज के। तो हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। तो उसकी प्राची की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज का सम बताना है। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल रही हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि एक हो जाएगी P - 7 इज इक्वल्स टू 4D - 7 4 28। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी, P इक्वल्स टू 4D - 28 + 7 इज़ -21, है ना। ये एक इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है कि P + 4 इक्वल्स टू 2 2 4 1 5 5/2 D + 4। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। ये समझाने में, एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, आप नॉर्मली करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। 2P + 4 2 8 इक्वल्स टू 5D + 5 4 20, है ना। अब यहाँ पे हमें P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन है 2P की जगह हम रख लेते हैं 4D - 21 + 8 इक्वल्स टू 5D + 20। यहाँ पे 4 2 8D - 42 + 8 इक्वल्स टू 5D + 20। तो 5D यहाँ जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3D
-42 + 8 हो जाएगा -34 इक्वल्स टू, ये है 20। सो 3D इक्वल्स टू 20 + 34 इज़ 54। तो D इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 4 5 3 8 ज़ा 24। तो D इक्वल्स टू आ गया हमारा 8। अब D की वैल्यू अगर 18 है तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम D इक्वल्स टू 18 रखें तो P की वैल्यू मिल जाएगी। P इक्वल्स टू 4 × 18 - 21। तो P इक्वल्स टू 18 4 ज़ा 72 -21। सो P इक्वल्स टू 1 और 7 में से 2 गए तो 5, 51। तो P 51 है, D 18 है। और हमें क्या बताना है कि फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। तो D + P बताना है, यानी कि 18 + 51 इज़ 69। सो आवर आंसर इज 69। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ ₹5000 is taken as simple interest at rate of 15% per annum for 3 years and another sum 8000 is taken at simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interest paid is। तो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये P दिया है, ये R दिया है, ये T दिया है और ये भी PRT दिया है और हमें दोनों सिंपल इंटरेस्ट का पॉजिटिव डिफरेंस बताना है कि P × R × T/100। ये एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, SI = P × R × T/100। तो अच्छा, इनका डिफरेंस निकालना है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट माइनस दूसरा 8000 पे 8000 × 12 × 4/100, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, यानी कि 150 × 15 माइनस 8 4 ज़ा 32, 320 × 12। तो 15 15 होता है 2250 माइनस, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3840। अब इनका पॉजिटिव डिफरेंस देखना है तो भाई 3840 में से 2250 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0, 9, 7 में से 2 5 और ये 1। तो 1590 इज़ द आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, लेट सी बी ए सर्कल विद सेंटर O एंड P बी एक्सटर्नल पॉइंट टू C। तो एक C सर्कल ले लेते हैं हम विद सेंटर O और P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। लेट P A एंड P B बी 2 टेंजेंट्स टू C। P A एंड P B 2 टेंजेंट्स हैं। ये हो गई मान लो P A, दिस इज P B, P A एंड P B। अब क्या है कि इफ़ P A एंड P B आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो P A और P B एक दूसरे पे इंक्लाइन है 60 डिग्री के एंगल पे। तो फाइंड P O A। तो हमें P O A फाइंड करना है। तो हम इनको जॉइंट कर देते हैं, ये और ये। तो हमें एक थ्योरम पता है कि भाई टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा और भाई यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही होती है। अब देखिए, अब ये अगर 60 है और अगर हम इसको यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये 30 30 में डिवाइड हो जाएंगे, 30 30। तो क्योंकि ये 30 है और ये 90 है, ये हो जाएगा 120। और एक पूरा ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का। तो 180 में से अगर 120 चले गए तो ये बचा 60, मतलब कि POA इज़ 60 डिग्री। Now the next question is, the average temperature of city for the first 16 days of January is 22 degree and the average temperature for the last 16 days of same month is 26 degree. If the average temperature of entire month is 24 degree, then what is the temperature on the 16th day? तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता है कि जनवरी में कितने 31 डेज होते हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है एक बार शुरू में 16 डेज़ का टेम्परेचर 22 डिग्री है और लास्ट के 16 डेज़ का टेम्परेचर 26 डिग्री और एंटायर मंथ का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री। तो हमें बताना है कि 16th डे का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ 31 डेज़ को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 15 डेज़ और बीच में आ गया 16th डे। तो 16 दो बार काउंट हो रहा है यहाँ, यानी कि एक बार शुरू में काउंट हुआ 16 डेज़ और लास्ट में 16 डेज़, क्योंकि 16 तो 32 हो जाएगा और जनवरी में सिर्फ 31 डेज़ होते हैं। तो हम क्या लें कि भाई 15 डेज़ हैं, 15 डेज़ का टेम्परेचर प्लस 16th डे का टेम्परेचर। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना बोल रहा है, 22 डिग्री। तो एवरेज टेम्परेचर अगर 22 डिग्री है, मतलब कि हमें पता है ना कि एवरेज क्या होता है कि यहाँ पे टोटल
टेम्परेचर में वेरी होगा, कभी 20 होगा, कभी 22 होगा, कभी 25 होगा। तो ये कितने दिन तक चलेगा भाई? 16 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर है 22। तो टोटल सम कितना होगा? ये वाला जो सम है ये कितना आएगा कि ये इक्वल्स टू 22 इंटू 16। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि 15 डेज़ प्लस 16th डे का सम होगा, क्योंकि एवरेज है 22 डिग्री, तो 22 इंटू 16 पूरे 16 दिनों की बात हो रही है, मतलब कि 15 दिन और एक और दिन 16 दिन। फिर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 16 डेज़, अब लास्ट 16 डेज़ की बात हो रही है, मतलब कि एक जो 16th डे था वो प्लस आगे के 15 डेज़ और, है ना, मतलब कि 15 डेज़ प्लस एक डे और मिला लिया तो 16 डेज़ हो गए। तो 16th डे और 15 दिन और, तो इसमें एवरेज टेम्परेचर कितना बोला है? 26 डिग्री। तो 26 डिग्री, अब ये भी 16 डेज़ की बात है तो इसका भी सम क्या होगा? इंटू 16। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एंटायर मंथ इज़ 24 डिग्री, मतलब कि पूरे मंथ का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री है, यानी कि जो पूरे 31 डेज़ का सम है वो है 31 इंटू 24 डिग्री, है ना। अब देखिए ये 15 डेज़ और ये 15 डेज़, मतलब टोटल 30 डेज़, और ये 16th डे काउंट कर लिया तो टोटल 31 डेज़, यानी कि 16th डे प्लस ये पूरे 31 डेज़ का टेम्परेचर, यानी कि 31 इंटू 24 इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमने सम ही किया है ना, 15 15 30 और ये एक 31 डेज़, और 31 डेज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 22 इंटू 16 प्लस 26 इंटू 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16th डे प्लस 31 इंटू 24 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम 16 कॉमन ले लें तो 22 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 to 8 और ये 48 माइनस 31 इंटू 24। अब यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम 24 कॉमन ले लें, 24 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 16 इंटू 24, 2 सा 48, तो 16 इंटू 2, है ना, माइनस यहाँ पे 24 कॉमन ले लिया तो 31 बचा, 31। सो दिस विल बी 24, 16 2 सा 32, 32 माइनस 31 इज 1, तो 24 डिग्री इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the monthly wages of 3 mess workers Rahul, Sunil and Vipin of a boys hostel for 3 months are given in the following table। तो यहाँ पे मंथली वेजेस दी हुई है 3 वर्कर्स की 3 डिफरेंट मंथ में। क्वेश्चन पूछा है कि इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट द वेजेस ऑफ राहुल। तो नवंबर मंथ में सुनील की वेजेस राहुल की वेजेस का कितना परसेंट है? तो नवंबर मंथ में सुनील की वेजेस कितनी है? 10500 और राहुल की कितनी है? 11500। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल परसेंट निकालना है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0 0 एंड 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, यानी कि 2100 को डिवाइड करना है 23 से। तो 23 9 ज़ा 207 एंड 3 रिमेनिंग 30, तो 23 1 ज़ा 23, यानी कि 91 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 91.30 इज द आंसर। अब इसके लिए आपको डिवीजन आना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो ए जो है वो बी का थ्राइस है। सी इज़ 5 years ओल्डर देन बी और सी इक्वल्स टू बी से 5 years ओल्डर है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 75 years और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एज का सम कितना है? 75 years है। तो हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ एज ऑफ बी 5 years अगो, मतलब बी जो भी आएगा उसका रेशो 5 years अगो टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ, और ए की एज का रेशो 3 साल बाद का है ना। तो इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 75। यहाँ हम ए के लिए 3b पुट कर देते हैं, बी के लिए b प्लस सी की जगह हम b प्लस 5 पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 75। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 4 5, तो 5b प्लस 5 इक्वल्स टू 75, यानी कि 5b इक्वल्स टू 70, मतलब b इक्वल्स टू 14 आ गया। अब b 14 है और a इस इक्वेशन में क्या है? a इक्वल्स टू 3b, यानी कि 14 3 ज़ा यानी कि 42, तो a की वैल्यू 42 हो गई। अब क्वेश्चन में हमें रेशो निकालना है b माइनस 5, यानी 14 माइनस 5 इज़ 9 अपॉन a प्लस 3 यानी 42 प्लस 3 यानी कि 45, तो 9 अपॉन 45 इज़ 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसको देखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो हमको आता ही है, क्या होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने ये लिखा
और अपॉन में क्या है, अपॉन में a माइनस बी तो है ही, तो यहाँ a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू रख दो भैया, तो a की जगह है साइन ए और b की जगह है कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे b क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ एन एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस इज, तो हमें उसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं हम जो कि राइट एंगल हो, तो ये एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो गया, और ये सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनियस है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये और ये दोनों इक्वल होगी, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 50 डिग्री है। यहाँ पे हाफ इंटू बेस हमने माना है ए और यहाँ पे हाइट भी ए है, इक्वल्स टू 50, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो ए आ जाएगा हमारा 10। अब अगर ए 10 है मीन्स ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 100 200, तो 200 यानी कि 2 इंटू 100 बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2, 10 √2, क्योंकि 100 रूट से बाहर आ जाएगा ना, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो 10 √2 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे आसान तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि v इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर स्क्वायर मीन्स रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 8, सो 8 इंटू 8 इंटू एच गिवन है 14, तो 7 2 ज़ा 14, सो 22 इंटू 2 इज 44 and 8 8 is 64. Now 44 into 64 is 2816. So our answer is option number first. Now अगला क्वेश्चन है, a person earns 16,000 per month and spend 80% of his income and saves the remaining amount. If his income increase by 20% and expenditure by 10%, find the percentage of increase in his savings. तो इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर फाइंड करना है उसकी सेविंग्स में इंक्रीज़, वो भी परसेंट में फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ये जो रुपीज़ में चीज़ दी ना इसका यूज़ ही नहीं करेंगे। हमें पता है कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, मतलब जो वो खर्चा करे और कुछ सेव करे, इनकम का ही पार्ट होगा ना वो। तो इनकम किसी भी इंसान की 100% होगी, जितनी भी हो उसकी इनकम, तो उसका 80% अगर वो स्पेंड कर देता है, 80% स्पेंड कर दिया तो सेव कितना परसेंट करेगा, 20%। अगली लाइन में बोला है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, मतलब अगर पहले 100 थी तो उसका 20% इंक्रीज हो गई, यानी कि उसका 120% हो गई है, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई है, 120 हो गई है। एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, और उसका एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, मतलब अगर 80 था तो उसका 110%, सो 88 हो गया। तो हमें बताना है कि उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर इनकम 120 है और उसमें से 88 कोई एक्सपेंस कर देता है तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, तो 32, सो उसकी सेविंग्स है 32। अब हमें परसेंटेज में बताना है कि उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले 20 थी, अब 32 हो गई है, मीन्स 12 का इंक्रीज़ 20 पे इंटू 100, तो 2 5 ज़ा 10, 12 5 ज़ा 60, मीन्स 60%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी गोइंग हो जाएगा, जहाँ पे हमने पहले उसको रुपीज़ में कन्वर्ट ही नहीं किया, हमने पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज में ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमसे सीधे वैल्यू परसेंटेज में ही पूछी थी। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 26% मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 26% मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 126% ऑफ CP। 26% मोर है ना, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस 100 प्लस 26% है, यानी कि 126। तो यहाँ पे MP/CP का रेशो कितना हो जाएगा, 126/100, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस 126 है। अब आगे क्या है, इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज़ गिवन, तो अगर 32% का डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है, तो 126 का 32% का डिस्काउंट, मतलब 100 की चीज़ में से 32 हटा दिया, 68%
मतलब उसका 68%, यानी कि 68%। तो 126 इंटू 68, 8568 अपॉन 100, यानी कि 85.68। तो हमें बताना है कि लॉस कितने परसेंट का हुआ। तो लॉस होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अब यहाँ सी पी भी 100 है तो अपॉन 100 इंटू 100 तो कट ही जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि 100 में से 85.68 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 10 में से 8 गए 2 एंड 9 6 3 9 5 4 एंड 1, 14.32% इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एंड एट सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1635। तो एक सर्कुलर ट्रैक है 1635 मीटर का, और वरुण और संदीप एक रेस स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में। तो वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है 1635। अब स्पीड, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड्स का प्लस। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, मतलब कि इनका डिफरेंस लेना है। तो 108 में से हम 90 को माइनस कर लेते हैं। 108 में से 90 माइनस 18, तो 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में। अब हमें 18 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल, तो 5 से डिवाइड कर देना है। सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। 327 सेकेंड्स इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली बात तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। तो अब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू। तो हम मान लें कि एक एंगल जो है वो बाकी दोनों का एवरेज है, यानी कि a इक्वल्स टू बी प्लस सी बाई 2, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ से 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब कि b प्लस सी की जगह हम 2a रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 2a रखा इक्वल्स टू 180। सो 3a इक्वल्स टू 180 एंड a इक्वल्स टू 60। वैसे हमें ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर स्टिल देखते हैं आगे। तो हमें इनमें से देखना है, पाई का मतलब हमें पता है 180 होता है। तो 180 अपॉन 6 क्या होगा, 30। 180 अपॉन 3 इज़ 60 और 180 अपॉन 2 इज़ 90। तो क्या इन तीनों का सम, पहली बात 180 है, यस, इन तीनों का सम 180 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नाउ दूसरा 180 अपॉन 3 इज़ 60, 180 अपॉन 3 इज़ 60, 180 अपॉन 2 इज़ 90। इनका सम 180 से ज़्यादा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 180 अपॉन 6 इज़ 30, 180 अपॉन 3 इज़ 60, 180 अपॉन 4 इज़ 45। तो इसका सम भी 180 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। 180 अपॉन 2 इज़ 90, 180 अपॉन 2 इज़ 90, 180 अपॉन 3 इज़ 60। इसका सम भी 180 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। बाकी वैसे देखें तो हमारे पास एक एंगल 60 आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में एक एंगल 60 आ रहा है, और बाकी दो एंगल जो हैं वो 1 के एवरेज के बराबर भी आ रहे हैं, क्योंकि 9 10 11 12, 12/2 इज़ 60। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 15.75 अ सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15.75 है ना, 15.75 है ना, ये इसकी रेडियस है। तो अ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ये आर्क लेंथ होती है सर्कल की, ये है 11 सेंटीमीटर। तो सर्कल में से इतना हिस्सा कट ऑफ कर लिया गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो हमें अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और गिवन है आर्क लेंथ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो वो भी हमको पता है कि आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 11, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई रख लेते हैं इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 आर। तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 2 आर,
ये हमारा सेक्टर का एरिया है, 11/2r इंटू आर स्क्वायर, यहाँ आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू आर। सो 11 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे 15.75/2, 2 से डिवाइड करना है, यहाँ मान लेते हैं 15.750 है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 7.875, तो 7875 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 7875 इंटू 7875, तो 575, 12 का 2, कैरी ओवर 1, 8 8 16 का 6, कैरी ओवर 1, 8 8 16 का 6, कैरी ओवर 1, 718। यहाँ से पीछे से 3 डिजिट्स का पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 86.625। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Now the next question is, the given bar graph shows the number of students enrolled in Institute A and B during 5 years 2018 to 2022. So question पूछा, what is the ratio of total students enrolled in Institute B in 2019, 2022 to the total students enrolled in Institute A in 2018, 2020, 2021. तो इंस्टीट्यूट बी में एनरोल्ड स्टूडेंट 19, 20 और 22, 19, 20 एंड 22, तो 350 प्लस 375 प्लस 200, 75, 12 का 2, कैरी ओवर 1, 3 3 6 7 8 9, सो 925। और स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इंस्टीट्यूट में 2018, 20 एंड 21, 2018, 20 एंड 21, सो 150 प्लस 300 प्लस 250, 5 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 3 2 5 6 7, 700, सो 925 अपॉन 700, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 3 ज़ा 15, 6 7 8, 5 7 ज़ा 35, 2 ज़ा 10, 11 12 13 14, 5 8 ज़ा 40, 37:28 इज द आंसर। सो अगला क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन ईयर 2021। तो पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार शो कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इफ टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वॉज 2 करोड़, देन what will be the central angle of the sector representing the production of type D cars in 2021। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, मीन्स 100% की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है ना, और टाइप डी कार की बतानी, तो टाइप डी कार यानी कि 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 0 2 5 ज़ा 10, मीन्स 360 डिवाइड बाय 5, तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, तो 72 डिग्री। So next question is, if x varies inversely as y and x equals to 2 when y equals to 6, then the value of y when x equals to 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x varies inversely as y, मतलब x is inversely proportional to y, यानी कि हम बोल सकते हैं x equals to k is constant upon y, मतलब x y equals to k, है ना। x equals to 2 when y equals to 6, है ना, तो यहाँ पे x 2 y 6 equals to k, so k equals to 12। तो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x equals to 3, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 3 हो। तो हमें पता है कि x y equals to k है हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग, और k की वैल्यू यहाँ से पता है कि 6 2 ज़ा 12, तो k की वैल्यू तो 12 है, और बोल रहे हैं x 3 है, सो x की जगह हम 3 रखते हैं, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल्स टू 12/3, सो 3 4 ज़ा 12, सो y इक्वल्स टू 4, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है, विदाउट द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो 9 के डिवीजन की तो प्रॉपर्टी होती है कि सारे नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 और 7 3 10 20, 25 और 4 29, 30 31, 31 एंड 9 इज़ 40। तो जब हम 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, क्योंकि 4 9 से 36, 40 उससे 4 ज़्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाय 7,
3.9 into 0.4 plus 0.9. सो 21 माइनस 7 7 से 49 यानी 0.7 प्लस 39 इंटू 4 कर लीजिए. 39 इंटू 4 9 4 से 36 6 3 4 12 13 14 15 156 यानी कि 1.56 प्लस 0.9. तो हम 1.56 में 0.9 ऐड कर लेंगे तो 9 5 14 का 4 कैरी ओवर 1 2.46. 2.46 में से 0.7 माइनस करते हैं तो 6, 14 में 7 तो 7 और ये 1.76 यानी कि पॉजिटिव का 1.76 है तो 21.00 में 1.76 ऐड करेंगे तो 22.76. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. Question is pipe M, N and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively. Initially pipes N are kept open for 10 minutes. तो देखते हैं पहले M, N, S 3 पाइप्स हैं, वो टैंक को 25, 50 और 100 मिनट्स में फिल कर सकते हैं. तो यानी कि टोटल इनका LCM क्या होगा 100. M पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 4. N पाइप की एफिशिएंसी 50 2 ज़ा 100 सो 2 एंड S पाइप की एफिशिएंसी इज़ 1. तो इनिशियली पाइप N एंड S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट. तो सबसे पहले N और S ओपन थे 10 मिनट्स के लिए, मतलब 2 + 1 3 एफिशिएंसी के साथ 10 मिनट्स के लिए ओपन थे. एंड देन पाइप N इज शट, तो फिर N पाइप को बंद कर दिया गया. वाइल M इज़ ओपन और M को ओपन कर दिया. तो 415 एफिशिएंसी के साथ कितने समय के लिए ओपन किए हैं ये नहीं पता तो हम X मान लेते हैं. प्लस पाइप S इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो. तो पाइप S को क्लोज कर दिया गया 15 मिनट्स पहले जब टैंक ओवरफ्लो होता है. तो पाइप S को भी क्लोज कर दिया गया तो सिर्फ पाइप M बचा है 4 एफिशिएंसी से 15 मिनट्स के लिए. और टैंक की कैपेसिटी कितनी है 100. तो यहाँ पे 3 10 ज़ा 30 प्लस 5x प्लस 15 4 ज़ा 60 इक्वल्स टू 100. सो 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 100 एंड 5x इक्वल्स टू 100 माइनस 90 इज 10. सो x इक्वल्स टू 2. तो हमें बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ टैंक इफ़ 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न. तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में. तो यहाँ पे पहले तो 10 मिनट्स का टाइम लगता है, फिर x मिनट्स का और फिर 15 मिनट्स का. तो 10 मिनट्स का पहले, फिर x मिनट्स यानी 2 मिनट्स और देन 15 मिनट्स यानी कि टोटल 27 मिनट्स का टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.